आज की सभा का आरंभ हम ऐसे कलाकार से कर रहे हैं गुमनामी के अंधेरे में अपने आप चला गया था। उस कलाकार का नाम है डेविड अब्राहम चौलकर्गी। दोस्तों 70 के दशक के हिंदी सिनेमा के अधिकांश प्रेमी अंकल डेविड को तो आप लोग जरूर पहचानते होंगे। आप समझता आज आप दुआ ना दिया, भगवान कल आपको चारा न दे। क्या बक रहे हैं आप? हम ठीक बकता है साहब। आप सरीका लोग नहीं होता तो ये भिखारी या तो तड़प तड़प के मर जाता या तो कुछ काम करता। इनको भीख मत दो, कुछ काम दो साहब। ये हमारा काम है। ये हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, बाहर वालों का काम है क्या? किसका काम है बोलो? बच्चा लोग नया दुनिया में कदम रखा है, इनको भीख मांगना मत सिखाओ पापा। किधर है नई दुनिया? हम कल भी भूखा मरता था और आज भी भूखा मरता है। आने वाली दुनिया कैसे होगी समझाओ। भीड़ होगा। वो प्यारे से बूढ़े व्यक्ति जो हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म में मौजूद रहते थे। मुन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर। लेकिन वो एक उत्साही खेल प्रेमी भी थे और स्टीवन स्पिलबर्ग की 2005 की फिल्म म्यूनिख से उनका कुछ लेना देना रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डेविड अब्राहम चौलकर्गी। ये झोपड़ियाँ देखता है ना, हमारे जैसा हजारों इंसान जानवर के माफक रहता है और इस अंधेरी रात से भी काली जिंदगी बसर करता है। दोस्तों 60 और 70 के दशक की हिंदी फिल्मों के हर उत्सुक प्रशंसक के लिए डेविड जी नाटकीय कहानियों में एक परिचित चेहरा थे। रात खत्म होगी, जरूर होगी कभी न कभी। मेरा दिल कहता है फिर सुबह होगी, फिर इनकी जिंदगी में कोई सूरज सोना फैला दे। लेकिन उन्हें सिर्फ 2 लाइन के डायलॉग के साथ हीरो के पिता या हीरोइन के चाचा का किरदार निभाते हुए कम ही देखा गया। उन्होंने ऐसे पितामह की भूमिका निभाई दोस्तों, जो नायक नायिकाओं को सलाह देते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे या उन घटनाओं में एक प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभाते थे। मैं जानती हूँ ये कौन है, अंकल मोजेस। जिन्होंने कथानक का सूत्रपात किया, चाहे वो फिल्म अभिमान हो, चुपके चुपके हो या फिर हो गोलमाल। वो कभी भी केंद्रीय पात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहानी को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। डेविड जी आजीवन कुंवारे रहे दोस्तों। इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। 1979 में अपने भतीजे विक्टर और अपनी भतीजी डायना के साथ रहने के लिए वो कनाडा चले गए थे। वहाँ भी उन्होंने रचनात्मक गतिविधियाँ जारी रखी। इन्होंने होलोकॉस्ट के बारे में एक नाटक में भाग लिया और कनाडा के फिल्म बोर्ड के लिए ब्रिजेस नामक एक वृत्त चित्र बनाया। दोस्तों 2 जनवरी 1982 को दिल का दौरा पड़ने से वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। तुम्हारा शरीर मृत्यु लोक और आत्मा यम लोक। बस बहुत से घबरा गए। अरे अपनी मौत तो मजे की बात होती है, खुद को कुछ पता नहीं होता, दूसरे रोते हैं। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। भारतीय फिल्म जगत के खेल जीवन के बारे में कोई बात नहीं करता। भारतीय सिनेमा के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में कई गायक, गीतकार या अभिनेता ने पदक जीते हैं और ओलंपिक में भाग लिया है। मन्ना डे एक पहलवान थे। जानकी दास ने साइकिलिंग में कुछ विश्व रिकॉर्ड तोड़े और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे। अभिनेता अब्राहम चौलकर। अबे तू कहाँ खिसक रहा है? मैंने क्या किया? शादी की है तूने, उल्टे फेरे करा, तुझे शादी उतारनी पड़ेगी। जो प्यारे चाचा की भूमिका निभाने के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। महाराष्ट्र भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के सदस्य और ओलंपिक समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य किया इन्होंने। दोस्तों खेलों की दुनिया में इन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला,
वकालत चली नहीं, बस शौक में फिल्मों में अभिनय किया वही उनका करियर बन गया। आपको बता दें कि डेविड जी हाइट में महज 5 फुट 3 इंच के थे, लेकिन छोटा कद उन्हें फिल्मों में लंबी पारी खेलने से नहीं रोक पाया। 21 जून 1909 को महाराष्ट्र के थाने में जन्मे डेविड अब्राहम एक संपन्न यहूदी परिवार से संबंध रखते थे। उनकी परवरिश मुंबई में हुई थी, जहां उनके पिता रेलवे में इंजीनियर थे। उन्हें कसरत करने का खासा शौक था और घर वालों की ख्वाहिश के चलते उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस दौरान उनकी खेलों में रुचि बढ़ती गई। वो न सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने लगे, बल्कि कई प्रतियोगिताएं भी जीती। कानून की पढ़ाई के बाद डेविड जी अदालत में बैठने लगे, मगर कई महीने तक कोई केस नहीं मिला। उन्होंने नौकरी ढूंढने की भी तिजोड़ कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खेलों की दुनिया ने उन्हें शोहरत तो ज़रूर दी, लेकिन इतना पैसा नहीं मिला कि खेलों को अपना करियर बना पाते। दोस्तों, डेविड जी को सेंट जोसेफ स्कूल और विल्सन कॉलेज के दिनों से ही थिएटर में काफ़ी रुचि थी। दिलचस्प बात यह है कि वो फ्रेंच में नाटक कर रहे थे। पड़ोसी ने अपने बगीचे में फ्रेंच नाटकों का मंचन किया था। चूँकि डेविड जी भाषा अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन नाटकों में मुख्य भूमिका निभाने के लिए वो स्पष्ट पसंद थे। ये जब छोटे थे तभी इनके पिता की डेथ हो गई थी, जिससे उनकी देखभाल का जिम्मा उनके बड़े भाई शालोम और उनकी माँ दीना पर आ गया था। डेविड जी ने 1930 में बीए की डिग्री के साथ स्नातक की पढ़ाई भी की, लेकिन ये उन्हें नौकरी देने में अप्रभावित साबित हुई और 6 साल तक उन्हें देने के लिए किसी के पास भी कुछ नहीं था। 1930 से 1936 के बीच डेविड जी ने रोजगार की तलाश जारी रखते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उन्होंने सरकारी लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई भी की। उसके बाद इन्होंने लिखा कि 15 जनवरी 1937 को उन्हें पहला नियुक्त पत्र मिला था। ये एक पत्र था जिसमें उन्हें एक नई फिल्म में चरित्र अभिनेता के रूप में भूमिका दी गई थी। भारतीय सिनेमा में 1930 का दशक टार्जन घोटाले से भरपूर था। जंगल में लताओं पर झूलते और प्राइमेट्स के साथ घूमते वानर, मनुष्य के लिए स्टॉक चरित्र के लिए कई शीर्षकों का उपयोग किया गया था। उनमें से एक था जंबो एपमैन। डेविड जी के एक परिचित ने उन्हें निर्माता निर्देशक मोहन भावनानी से मिलवाया था, जो जंबो बना रहे थे। डेविड जी को एक छोटी सी भूमिका के लिए साइन किया गया था, लेकिन भावनानी जिद कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पेंसिल मूछें काट ली। 30 के दशक के डेविड अब्राहम जाहिर तौर पर उस मोटे बूढ़े व्यक्ति से बहुत अलग थे, जिन्हें हम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों से जानते और पसंद करते थे। डेविड जी उस समय एक हट्टे कट्टे युवक थे, जिनके होठों के ऊपर बालों की एक पतली रेखा थी, जो हॉलीवुड के मैटिनी आइडल एरोल फ्लिन की तर्ज पर बनाई गई थी, जो उस समय 1935 की कैप्टन ब्लड और 1936 की द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के लिए जाने जाते थे और जल्द ही जाने वाले थे। 1938 में द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड में प्रसिद्ध रूप से रॉबिन हुड की भूमिका निभाने के लिए युवक के पास इसे मुंडवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 28 साल के डेविड जी ने एक बुजुर्ग प्रोफेसर की भूमिका निभाई। उनका फिल्मी करियर सही मायनों में शुरू हुआ था और उसके बाद के 3 सालों में भावनानी जी ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया और एक अभिनेता के रूप में उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। ये उन सालों में था जब डेविड जी वास्तव में स्कूल जाते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक अभिनेता होने के अलावा सहायक निर्देशक, प्रोडक्शन मैनेजर, क्लैपर बॉय, निरंतरता क्लर्क और टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया। उन दिनों अन्य सभी लोगों की तरह वो भी एक निश्चित वेतन अर्जित कर रहे थे, लेकिन साल 1940 में 1 फरवरी 1940 को दोस्तों, उन्होंने बाद में लिखा, डेविड को अनाप शनाप तरीके से जाने दिया गया। ये एक कठिन समय था। उन्होंने एक अलग स्टूडियो में जाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। डेविड जी ने अपनी कानूनी शिक्षा फिर से शुरू की, जिसे फिल्मों में अपने नए करियर के कारण उन्हें अपनी परीक्षा के बीच में ही छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी डिग्री के लिए समय मिल गया था। वो बीए था और अब एलएलबी। उन दिनों युवा के लिए डिग्रियों का सबसे प्रेस्टिजियस गुलदस्ता था, लेकिन फिर भी
करियर उनसे दूर रहा। जब डेविड जी स्टूडियो में वापस आए तब तक फिल्म निर्माण बदल चुका था। सितारों ने दबदबा बनाए रखा और वेतन के बदले फीस की मांग की। ये इन सितारों में से एक था जिसने डेविड जी को एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहला बड़ा ब्रेक दिया। दोस्तों, आपको याद हो कि 1954 में आई बूट पॉलिश, इसमें उन्होंने जॉन चाचा की भूमिका निभाई थी। डेविड जी की जिंदगी में ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने बच्चों से प्यार करने वाले दयालु जॉन चाचा का किरदार निभाया था और साथ ही पर्दे पर उनका गाया गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बरसों तक रेडियो पर बजता रहा। इस फिल्म में डेविड जी की भूमिका के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा हुई और वो एक फिल्म पत्रिका द्वारा स्थापित नए पुरस्कार के पहले विजेताओं में से थे। तब इन पुरस्कारों को टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म समीक्षक क्लेयर मेडोंका के नाम पर क्लेयर अवार्ड्स कहा जाता था। इन पुरस्कारों को बाद में पत्रिका के नाम पर फिल्म फेयर पुरस्कार नाम दिया गया। डेविड जी के व्यक्तित्व और आवाज़ का शांत प्रभाव था और बाद में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों के मेज़बान के रूप में चुना गया और सरकार द्वारा आयोजित कई पुरस्कार समारोहों में भी शामिल किया गया। और ये भी कहा जाता था दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू ने अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों में उद्घोषक मेज़बान के रूप में डेविड जी की भागीदारी पर जोर दिया था। डेविड अब्राहम इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से भी करीब से जुड़े हुए थे। वो ख्वाजा अहमद अब्बास के परिचित थे जिन्होंने एक इंडो सोवियत सह उत्पादन परदेसी उर्फ खोसडेनी जा ट्राई मोरे का सह निर्देशन किया था। और यही वो साल था दोस्तों जब डेविड जी ने पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सहयोग किया था। ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म मुसाफिर, जिसमें उन्होंने एक मकान मालिक की भूमिका निभाई। अगले 20 सालों में ऋषिकेश मुखर्जी और डेविड जी ने अपनी लय हासिल कर ली। ऋषिकेश मुखर्जी की कोई भी फिल्म डेविड स्टोक चरित्र के साथ पूरी नहीं होगी, जो एक तेज अक्सर व्यंग्यात्मक बूढ़ा आदमी है जो कभी भी कथानक का केंद्र नहीं होता है लेकिन इसे किनारे से व्यवस्थित करता है। इस दौरान डेविड जी का बॉडी बिल्डिंग और खेल से जुड़ाव जारी रहा दोस्तों। जैसा कि शुरुआत में बताया था मैंने आपको कि ये ओलंपिक समिति का हिस्सा थे। वो साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में मौजूद थे जहां इजरायली प्रतिनिधि मंडल के उनके कुछ दोस्तों की हत्या कर दी गई थी। एक घटना जो स्टीवन स्पिलबर्ग के 2005 में म्यूनिख में पहुंच गई थी। एक अभ्यासशील यहूदी, उन्होंने 2 अलग अलग अवसरों पर यहूदी मौकाबिया खेलों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया। वो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और बॉम्बे जिम खाना के सक्रिय सदस्य थे। उन्हें सीसीआई में अपनी बैठकें आयोजित करते हुए अक्सर देखा जाता था, जिसे डेविड्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता था। एक फ्रीमेसन के अलावा डेविड जी ने कई लॉज की सदस्यता ली। दोस्तों 2 जनवरी 1982 को दिल का दौरा पड़ने से वो ये दुनिया छोड़ के चले गए।